जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। पढ़ाई लिखाई चल रहा है अच्छी तरीके से। बच्चों, मैं आज जो बात करूंगा क्लास 10th के CBSE के ऊपर बात करूंगा। इसमें मैं बात करूंगा आज ओम्स लॉ के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर बच्चों? ओम्स लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स क्या कहना चाहते हैं। बच्चों, ओम्स क्या कहना चाहते हैं ये तो छोड़िए, इससे पहले हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको याद होने चाहिए। यदि करंट और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है बच्चों, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। पहले आप पोटेंशियल और करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद आए ओम्स लॉ में। बच्चों, आज पूरे इस वीडियो में मैं बात करूंगा सिर्फ ओम्स लॉ से। इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यस, माय नेम इज ऋषिकेश कुमार। मैं आपको आपके अपने इस खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल ऋषि गुरुकुल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आओ मैं ओम्स लॉ स्टार्ट करता हूं। ओम्स लॉ क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। ओम्स का कहना था कि कोई भी कंडक्टर में यदि इलेक्ट्रिक करंट है, कोई भी कंडक्टर में बच्चों इलेक्ट्रिक करंट यदि है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी कंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है उसके। समझ में आया क्या बच्चों? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल का गैप चाहिए। मेरे बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे जैसे एक वायर है, तो ये वायर के दो एंड है, एक एंड यहाँ पे, एक एंड यहाँ पे। इन दोनों एंड में यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे, तो या इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो उसके बदले में उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो मैटर फ्लो करता है उसी का नाम इलेक्ट्रिक करंट था। अब इसमें ओम्स लॉ क्या कहते हैं, सपोज दैट इलेक्ट्रिक करंट इधर चल रहा है। अब जो करंट इधर चल रहा है, तो ओम्स का कहना था कि इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखिए, इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखिए, इसकी लेंथ कांस्टेंट रखिए, एरिया कांस्टेंट रखिए, और जितने भी फिजिकल कंडीशन हो सकता है आप कांस्टेंट रखिए। तब इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसमें, इस वायर में लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के। इस वायर में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाए हो ना आप, जैसे बैटरी जो सेल होता है ना, इसमें आप ये करते हो, एक बल्ब जोड़ दिए और फिर ये, तो इसमें करंट आएगा, फिर ये बल्ब जलेगा। तो बच्चों, इसमें जो करंट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये बैटरी के पोटेंशियल के। बस यही तो कहना था किनका, ओम्स का, कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतना ज़्यादा करंट होगा। किनका कहना था, ओम्स का कहना था। और इसके बाद इस नियम को ओम्स लॉ के नियम से जाना जाने लगा। बच्चों, बहुत सिंपल होता है ओम्स लॉ। क्या कहते हैं, जब टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ में लंबाई, एरिया, ओके, तो when temperature, mechanical strength and any physical condition remains constant, then current in this conductor is directly proportional to the applied potential difference। सिंपल तो है। चलो बच्चों, तो इस डिफिनेशन को हम लिख लेते हैं, बहुत सिंपल है। हमें ये बताओ बच्चे कि क्या हम लोग जो पर मंथ इलेक्ट्रिक बिल देते हैं वो किस चीज का बिल देते हैं, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक बिल जो देते हैं वो क्यों देते हैं, क्या इलेक्ट्रिक करंट के कारण देते हैं या किसी और चीज के कारण देते हैं, किस चीज का पैसा हम उसको देते हैं, कमेंट में जरूर बताना। हालांकि हम पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। चलो, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करना, हम बता देंगे, और नहीं तो टेंशन नहीं लेना, वीडियो के लास्ट में ये बात जरूर बता दूंगा।
या बता दूं अभी बता देता हूँ। ओहो, खुश हो गए कितना अभी बताने के नाम। बच्चों, हम लोग जो इलेक्ट्रिक बिल जो देते हैं वो करंट का नहीं देते, पोटेंशियल डिफरेंस का देते हैं। ठीक, करंट नहीं आता, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, इसलिए करंट आता है। तो हम लोग जो टोका फंसाते हैं ना, घरों के बाहर जो वायर जो होता है, गली में जो तार होता है उसमें टोका फंसाते हो आप, वो हाई पोटेंशियल पे है। वहाँ से अपने आप वहाँ पे हाई पोटेंशियल, आपके घर में लो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन आपके घर के वायर का भागा उधर, तो बदले में आया करंट इधर। ठीक है, चलो, तो पोटेंशियल डिफरेंस का पैसा देते हैं, करंट का नहीं देते हैं। चलो बच्चों, तो हम लोग आते हैं ओम्स लॉ के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आपको क्लास 12th में भी पढ़ने को मिलेगा। क्या 12th में भी? यस, 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओम्स लॉ ध्यान देंगे क्या होता है। अभी हमने बताया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखते हैं, एनी फिजिकल कंडीशन को हम कांस्टेंट रखते हैं, तब उस कंडक्टर में चलने वाली इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर के क्रॉस अप्लाई किए गए पोटेंशियल डिफरेंस के। चलो बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, या फिर सिंपल लिखिए व्हेन, ये भी गिर गया, अच्छा, व्हेन टेम्परेचर मैकेनिकल स्ट्रेंथ when temperature, mechanical strength and any physical condition are remains constant, then electric current in the conductor is directly proportional to applied potential difference। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे हम क्या लिखिए, व्हेन टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब वायर की लंबाई मोटाई जो भी बोलिए, लेंथ एरिया वही लंबाई या एरिया जो भी, and any physical condition are remains constant, then electric current in the conductor is directly proportional to applied potential difference। suppose that बच्चों यहाँ पे मेरे पास suppose that ये वायर है, इसके दोनों एंड के क्रॉस हमने जो भी पोटेंशियल का इस्तेमाल किया वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें चलने वाली इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज़्यादा पोटेंशियल उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट, और पोटेंशियल बढ़ाओगे और करंट बढ़ेगा। लेकिन कुछ शर्त ये है कि इसका जो भी टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है, वो कांस्टेंट होने चाहिए, टेम्परेचर घटना बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं इसके लेंथ बढ़ना घटना चाहिए, कोई भी फिजिकल कंडीशन इसका घटना बढ़ना नहीं चाहिए। फिजिकल कंडीशन का मतलब बाहरी जो भी कंडीशन है, फिजिकल का मतलब होता है बच्चों एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल जो भी चीज़ें, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, जो भी चीज़ें हैं फिजिकल कंडीशन बाहर में, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। यदि वो चेंज नहीं होगा तो ओम्स के अकॉर्डिंग इसमें चलने वाली इलेक्ट्रिक करंट जो होगा इसके क्रॉस लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप कहेंगे कि सर यदि यहाँ पे हम टेम्परेचर को कांस्टेंट ना रखें, टेम्परेचर को हम घटाएं या बढ़ाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो बच्चों टेम्परेचर को अगर आप घटाओगे बढ़ाओगे तो उसके कारण उस पर
वायर के लेंथ पे फर्क पड़ेगा, वो लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, उसके कारण वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ओके, तो वहां तक पहुंचेंगे, वहां तक बात करूंगा मैं, आज ही करूंगा। इस लेक्चर्स में आज पूरा ओम्स का फंडा क्लियर कर दूंगा, अगले लेक्चर्स में करंट का फंडा क्लियर हो जाएगा, पूरा इलेक्ट्रिसिटी का। आज इसमें ओम्स लॉ के साथ साथ इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे हम, ठीक। चलो तो बच्चों, इसके ये जो हमने इतना सारी बातें हमने लिखा कि व्हेन टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड एनी फिजिकल कंडीशन आर रिमेन्स कांस्टेंट, देन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों, इतनी सारी बातें को हम एक लाइन में लिख दिया करते हैं, ध्यान से सुनना। यहां पे हम लिखेंगे I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। बच्चों, कभी कदार क्या करते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बुक में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I देता है, लेकिन बच्चों वहां पे और यहाँ पे I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I में बच्चों ज्यादा कुछ खास का डिफरेंस नहीं है, लेकिन खास का डिफरेंस भी है। दोनों में डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। मैं बताऊंगा इसके राज जो है, इसके पीछे राज, अभी राज ही रहने दूंगा मैं, क्योंकि इसके राज जो हम खोलता हूं वो क्लास 12th में, इसकी राज खोलूंगा लेकिन क्लास 12th में खोलता हूं, यहां पे उतनी बात नहीं करेंगे। बस अभी हमको ये समझना है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आपको शायद बुक में भी ये इस्तेमाल करता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, अभी तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जैसे ही हम क्लास 12th में आएंगे तो इसके पीछे रीजन्स बताएंगे हम। सिंपल में ये समझना है बच्चों, जो पहले होता है ना, जो पहले आता है उसको मुंह जिधर खुला होता है ना उधर लिखा जाता है, और जिधर जैसे यहाँ पे देखो तो इधर मुंह खुला हुआ है, तो इधर मुंह खुला हुआ है, तो मुंह खुला हुआ है उसके तरफ वो लिखा आएगा जो पहले आता है। तो बच्चों, पहले पोटेंशियल आता है कि पहले करंट आता है? पहले पोटेंशियल आएगा ना भाई साहब। जब पहले करंट आएगा तो पोटेंशियल का क्या जिक्र करना, ठीक है, पहले पोटेंशियल आता है, इसलिए हमने यहां पे ये लिखा। बच्चों, हम जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो साइन होता है उसको हटाने के बाद अगर हम इक्वल साइन का इस्तेमाल करते हैं तो इक्वल साइन इस्तेमाल करने के लिए कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पे आएगा I इज इक्वल टू 1/r I इंटू V, 1/r इंटू V। तो बच्चों I बराबर हो जाएगा V/r, यानी कि V बराबर IR, V बराबर IR। बच्चों, यहाँ पे V पोटेंशियल नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बच्चों, भी जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, नॉट ए पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। क्योंकि पोटेंशियल होगा तो आप लोगों को मन में आएगा कि पोटेंशियल मतलब कांस्टेंट, नहीं बच्चों, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है, ठीक है। चलो, यानी कि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में करंट चला करता है। हाई और लो पोटेंशियल नहीं रहेगा तो करंट नहीं चलेगा। बच्चों, चाय गर्मी के दिनों में जल्दी ठंड नहीं होता है, लेकिन ठंडे के दिनों में जल्दी ठंड हो जाता है। इसके पीछे रीजन्स क्या है? इसके पीछे रीजन्स होता है थर्मल पोटेंशियल। गर्मी के दिनों में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी हाई रहता है, तो इसलिए जो हीट का जो फ्लो होता है चाय से एटमॉस्फेयर की ओर वो स्लो मोशन में होता है, क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं है होता है दोनों के बीच में। लेकिन ठंडे के दिनों में क्या होता है बच्चों? चाय जो होता है, कॉफ़ी जो होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो होता है वो काफ़ी कम टेम्परेचर पे होता है चाय के कंपेयर में। तो जितना ज़्यादा फासला उतना जल्दी हीट क्या कर जाएगा? फ्लो करेगा। तो फ्लो करने के लिए एनीथिंग फ्लो करता है कब? जब गैप मिलता है तब, डिफरेंस मिलता है तब। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहाँ पे थर्मल पोटेंशियल होता है। चलो, तो बच्चों यहाँ पे V बराबर IR हो गया। क्या हो गया? V बराबर IR। अब बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना, R जो होता है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, R जो होता है ना वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। R जो होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है बच्चों, which is known as resistance of wire
रेजिस्टेंस ऑफ बायर। बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ बायर ये क्या होता है? रेजिस्टेंस मतलब रुकावट पैदा करना। इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है तो रुकावट पैदा करेगा। आप लोग साइकिल मोटरसाइकिल चलाते हो तो रोड पे रोड ब्रेकर मिलता है, वो क्या करता है? आपके स्पीड को ब्रेक लगवाता है, स्पीड कम करता है। उसी तरीके से रेजिस्टेंस होता है, करंट को चलने में विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। और हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस फिक्स होता है, हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस फिक्स होता है। और ये फिक्स होता है और ये तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक आप उसके टेम्परेचर को चेंज नहीं कर दोगे। टेम्परेचर को आप चेंज कर दोगे मेरे बच्चे तो फिर रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा, अदरवाइज चेंज नहीं करेगा। टेम्परेचर को चेंज करने से लेंथ में चेंजिंग आ जाता है, एरिया में चेंजिंग आ जाएगा, तब फिर वैसे कंडीशन में रेजिस्टेंस चेंज कर जाता है। बच्चों रेजिस्टेंस को हम लोग रजिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो आर होता है ना, आर का फॉर्मूला देखो क्या होता है। किसी भी मटेरियल में रेजिस्टेंस कितना होता है वो किस तरीके से हम निकालेंगे, तो यहाँ पे देखना फॉर्मूला क्या होता है। जो बच्चों को बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बताने जा रहे हैं, जो कि क्लास 11th नहीं 10th और 12th दोनों में इंपॉर्टेंट रहता है। रो एल बाई एरिया, रो एल बाई एरिया। बच्चों ये फॉर्मूला आप तो एकदम याद ही रखना, आर बराबर रो एल बाई एरिया, हमेशा ये इस्तेमाल होता है। बच्चों एल जो होता है लेंथ ऑफ द वायर एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर एंड रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर और मटेरियल। मेरे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे, सपोज डेट यहाँ पे एक वायर है, ठीक है ना, यहाँ पे एक वायर है एल, वायर है, ठीक है। तो ये वायर की लंबाई हो जाएगा बच्चों, और ये जो जैसे सपोज यही, तो ये वाला चीज है ना, यही हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया चलता है। क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो लेंथ हमारा और ये ए। अब बच्चों रो जो होता है वो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल मतलब कि ये किस, रेजिस्टिविटी का मतलब ये होता है कि किसी भी वायर में कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो करंट को क्या कर सकता है? रोक सकता है। ये हमारा रेजिस्टिविटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? रेजिस्टिविटी। रो जो होता है वो रेजिस्टिविटी होता है। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। रो जो होता है वो रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी होता है जो कि मटेरियल पे डिपेंड करता है, जो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मटेरियल, डिपेंड ऑन मटेरियल। बच्चों यहां से हम लोग एक और बात कर लेना चाहते हैं। आर जो है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट बच्चों ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं आगे, यहां पे आगे लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ, ध्यान से मेरी बात सुनना, एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ आर मतलब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है बच्चों ओम। क्या होता है? ओम। तो ओम का सिंबल आता है देने क्या? ओम का सिंबल महादेव बाबा बना दीजिए। क्या बना दीजिए? महादेव बाबा, भोले बाबा, शंकर जी, ठीक है। इस तरीके के रहते हैं ना, उसी तरीके बना देना है। और इसको लिख लीजिए ओम ब्रैकेट में। अब मेरे बच्चे कभी कदार पूछ देगा कि रो का यूनिट क्या होगा। जैसे हमारा रो यानी कि रेजिस्टिविटी है बच्चों, ये जो डिपेंड करेगा मटेरियल पे, हम पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे। आप टेम्परेचर घटाओ बढ़ाओ, उसको रेजिस्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता मेरे बच्चों। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या गोल्ड सिल्वर बन जाएगा, सिल्वर गोल्ड बन जाएगा, कॉपर आयरन बन जाएगा, आयरन लोहा, सॉरी आयरन लोहा, आयरन तो लोहा ही है, आयरन क्या गोल्ड बन जाएगा, एल्युमिनियम का सिल्वर बन जाएगा? नहीं ना। टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस पे पड़ता है। कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों वो लेंथ और एरिया से भी मतलब रखता है। रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ और एरिया से भी मतलब रखता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ और एरिया जो होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है। चलो, इसलिए हमारा रेजिस्टेंस जो होगा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, बट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ओके, मैं बात ये लिख दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। रो जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, किस चीज का बना हुआ, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, क्या चीज है। चलो, तो एसआई यूनिट ऑफ आर हो गया बच्चों। तो जल्दी से यहाँ तक आप राइट डाउन करो, फिर हम लोग एसआई यूनिट ऑफ रो निकालूंगा, फिर उसके बाद नोट में कुछ बातें करूंगा, फिर इसकी न्यूमेरिकल्स की ओर चलूंगा। बच्चों जल्दी से आप वीडियो को पॉज करते हुए राइट डाउन करें जल्दी से।
बच्चों हमें यहाँ आप लोग राइट डाउन करें, वीडियो को पॉज करते हुए हम थोड़ा इसे मिटा करके आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना। ध्यान देंगे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों यहाँ से अब हम क्या करते हैं, जो एस आई यूनिट ऑफ यहाँ पे आर निकालें, अब वही निकाल लीजिए एस आई यूनिट ऑफ रो। ध्यान देना क्या होगा, जो अब आता है एस आई यूनिट ऑफ रो, एस आई यूनिट ऑफ रो। ध्यान देंगे क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, एकदम बहुत सिंपल हो जाता है। आर मतलब ओम हो जाएगा, आर मतलब ओम, तो यहाँ पे लिखो ओम। रो निकालना है तो रो लिखो। और एल का मतलब क्या होता है बच्चों, लेंथ है, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर। नीचे में क्या है, एरिया, तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर साफ, तो रो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, याद रखेंगे। यानी कि ओम आई इंटू मीटर। चलो ये हमारा आ गया एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। बच्चों यानी कि क्या है, देखेंगे पॉइंट कुछ ध्यान से देखना। नोट में मैं बात लिखूंगा कि रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर बट रेजिस्टिविटी इज डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो रेजिस्टिविटी इज डिपेंड ऑनली मटेरियल ऑफ द बॉडी। ओके, चलो ध्यान देना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि रेजिस्टेंस जो होगा बच्चों, रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, but resistivity does not depend on temperature. It can only depend on material. ये जो होगा बच्चा हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टिविटी जो होगा वो रेजिस्टेंस का ही रूप होता है। यूनिट मीटर में एक मीटर बायर में, जैसे हमने 10 मीटर बायर इस्तेमाल किया तो वो 1 मीटर बायर में कितना रेजिस्टेंस है, इसी का नाम रेजिस्टिविटी। यानी पर मीटर बायर में रेजिस्टेंस का वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, एसआई यूनिट, यानी कि रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। अब बच्चों यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ यहाँ पे आ गया ओम मीटर। अब इस पे क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, ध्यान सुनना। कहेगा क्या कि एक वायर है, अब एक वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है, एक वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है और उस वायर की लंबाई L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। अब हम उस वायर की लंबाई को हम लोग इंक्रीज करके 2 गुना बना देते हैं और एरिया को आधा बना देते हैं। एरिया क्या करते हैं, आधा बना देते हैं। तो बताइए नया रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा यदि शुरुआत में 5 ओम था। तो समझ में आया क्वेश्चन क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ध्यान देना यहाँ पे। अब इस पे हम क्वेश्चंस बनाएंगे कुछ। कहता है क्या है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट कि एक वायर है, ध्यान देना मेरी बात।
जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है। और इसमें जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है बच्चों, यानी कि R1 का वैल्यू है वो 5 ओम है। कितना ओम? 5 ओम। अब कहता है क्या, ध्यान से मेरी बात सुनना। अब यही वायर है, इस वायर को हमने क्या कर दिया? इलोंगेट कर दिया, मतलब लंबार दिया। तो इसकी जो लेंथ है वो दुगना हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हो गया वो आधा हो गया। ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पे एरिया कितना हो गया? दोगुना हो गया। एरिया दोगुना हो गया, सॉरी एरिया दोगुना नहीं होगा, एरिया हाफ ना हो जाएगा। सपोज दैट एरिया हाफ हो जाएगा, क्योंकि जैसे लबर है तो लबर को आप तीरते हो तो वो पतला हो जाता है ना। क्या होता है? पतला। कि मोटा होता है? पतला। तो पतला मतलब एरिया घट गया, सपोज दैट हाफ हो गया। और लेंथ जो हो गया वो दोगुना हो गया। लेंथ क्या हो गया? दोगुना हो गया। तो बताइए अब रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा? अब बताइए बच्चों, क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ेगा या घटेगा? बताओ। तो कहेंगे रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा, बिकॉज लेंथ आपने यहाँ पे क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। क्योंकि हम जानते हैं, ध्यान सुनना, हम जानते हैं कि R बराबर होता है रो L बाई एरिया। बच्चों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये कि जैसे रो जो होता है वो रेजिस्टिविटी होता है, तो इसे हटा देंगे तो L बटा A हो जाएगा। तो R जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A हो जाएगा। L बढ़ाओगे R बढ़ेगा, यदि A बढ़ाओगे तो A बढ़ाओगे तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और यदि ये वाला घटाओगे तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तो ये बात हम नोट में लिखवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। बस यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए क्या होता है जो इस क्वेश्चन में। हमें तो लगता है कि रेजिस्टेंस को बढ़ जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा? रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा? देखिए, देखते हैं रेजिस्टेंस घटता है या बढ़ता है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से मेरी बात सुनना। फॉर फर्स्ट बायर के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान देना, फॉर फर्स्ट बायर के लिए हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे रो L बाई A। बच्चों रेजिस्टिविटी दोनों में सेम है। रेजिस्टिविटी जो है बच्चों वो कांस्टेंट है। रेजिस्टिविटी क्या है? कांस्टेंट। दोनों ही वायर के लिए रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या है? सेम। मतलब मटेरियल दोनों सेम है। यदि कॉपर यहाँ पे तो कॉपर यहाँ भी, यहाँ आयरन तो यहाँ भी आयरन, यहाँ सिल्वर तो यहाँ भी सिल्वर, यहाँ गोल्ड तो यहाँ भी गोल्ड। यानी कि रेजिस्टिविटी को चेंज नहीं किया गया, सिर्फ लेंथ और एरिया को चेंज किया गया। तो बच्चों ये होता है R का फॉर्मूला। क्योंकि फर्स्ट वायर है तो यहाँ पे R1 का यूज करेंगे, R1 रो L1, तो यहाँ पे L1 L ही है तो L1 L ही रखेंगे, और एरिया हमारा A है तो A रखेंगे। चलो बच्चों, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है? कितना वैल्यू है? 5 ओम। तो लिख लीजिए बराबर 5 ओम। कितना ओम? 5 ओम। अब आते हैं फॉर सेकेंड वायर। ध्यान देना, सेकेंड वायर R2 बराबर हो जाएगा रो L2 बाई A2। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, रो तो कांस्टेंट अभी भी है, L2 का मतलब कितना लेंथ हो गया? 2L हो गया। कितना लेंथ हो गया? 2L हो गया। अब बच्चों एरिया का मतलब कितना हो गया? A बाई 2 हो गया। A बाई 2 हो गया। अब ये 2 किधर छलांग मार देगा? ऊपर छलांग मार देगा ना भाई साहब। तो ये ऊपर में हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 4 रो L बाई A। आप जरा ध्यान देंगे, रो L बाई A जो है आपका, रो L बाई A जो है वो कितने के बराबर? 5 के बराबर। यानी कि R2 बराबर कितना हो गया? 20 ओम हो जाएगा ना। 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो कितना ओम हो जाएगा? 20 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा? 20 ओम हो जाएगा। यानी कि हमने ये देखा कि यदि आप वायर की लंबाई आपने बढ़ा दिया, एरिया घटा दिया, तो उसके कारण क्या हो गया बच्चों? रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ गया। यही होता है कि यदि आप काफ़ी दूर से बिजली ला रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी ला रहे हो, एक वायर से तार है आपका, वो काफ़ी दूर से ला रहे हो, ठीक है ना। तो काफ़ी दूर से लाओगे अपने घर में तो आपके घर में वोल्टेज कम जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी कम जाएगा। और बगल वाला कोई अगर वहीं पे ट्रांसफार्मर के पास किसी का घर है तो उसके पास वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास लेंथ ज़्यादा नहीं हुआ, वो तुरंत टोका फंसाया, घर में घुसा लिया।
आपको काफ़ी दूर से लाना पड़ा, इसलिए आपके घरों में वोल्टेज क्या हो जाता है, कम जाता है। तो बच्चों यहाँ तक जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके लिखो। ध्यान देना, ध्यान देना मेरे बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पे नोट पे बात करूंगा मैं। क्या जानते हो ना कि R बराबर होता है रो एल बाई एरिया, होता है ना, जानते हो आप सब बच्चों। रो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, रेजिस्टिविटी है रो, ओम मीटर यूनिट होता है जिसका, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हटा देंगे तो फिर से प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा, यानी कि L बटा ए हो जाएगा। यानी से हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। बच्चों अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यदि आप लेंथ बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यदि लेंथ घटाओगे तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा, ठीक है। लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और यदि आप एरिया को बढ़ाओगे, एरिया को बढ़ाओगे तो आपको मालूम है कि नीचे जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू उतना कम होते चला जाएगा ना। चलिए, तो वैसे कंडीशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना ही कम होते चला जाएगा। और यदि एरिया का वैल्यू आप घटाओगे, एरिया का वैल्यू आप घटा दोगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही तो यहाँ पे हो रहा था, लेंथ भी बढ़ा रहे थे और एरिया को क्या कर रहे थे, घटा भी रहे थे। जो ए था वहाँ से a/2 एरिया कर दिया तो एरिया घटा दिया ना। तो लेंथ को बढ़ाना और एरिया को घटाना, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेंथ को घटाना और एरिया को बढ़ाना तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम जाएगा। बुझाया फंडा या नहीं? चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। ध्यान देना, जिससे यहीं पे एक चीज और हम लिखेंगे कि यदि आप लेंथ को घटा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ध्यान देना बच्चों, आपने लेंथ बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। एरिया को बढ़ाया, रेजिस्टेंस घट गया। और लेंथ को घटाया तब रेजिस्टेंस घट गया, और एरिया को घटाया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। यानी बच्चों सिंपल समझना है कि यदि आप एक वायर है, वायर को खींच दोगे, लंबा कर दोगे, पकड़ के खींच दोगे, तो वैसे कंडीशन में एरिया कम जाएगा। तो लेंथ बढ़ गया, एरिया कम गया। अरे भाई एक लवर है, उसे पकड़ के खींचो ना, वो पतला हो जाएगा ना, एरिया उसकी मोटाई क्या हो गया, कम गया। तो एरिया कम गया तो लेंथ बढ़ गया। तो वैसे कंडीशन में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एरिया का कम जाना, लेंथ का बढ़ जाना, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेंथ का बढ़ जाना, लेंथ का बढ़ जाना, एरिया का घट जाना, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेंथ का घट जाना, एरिया का बढ़ जाना, बढ़ेगा ना। यदि आप उसी वायर को फिर से एकदम नज़दीक ले आओ तो वो क्या हो जाएगा, मोटाई बढ़ जाएगा ना, लवर की मोटाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक, चलो तो यहाँ पे हम लोग पूरे बातों को हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि यदि नोट में ही चल रहा है सारी बातें। इफ बी increase the length of wire, then resistance of wire is increases, but if we decrease
if we decrease the length of wire, then decrease the resistance. Decrease the resistance. चलो बच्चों, अब आगे आते हैं। ये नोट का फर्स्ट पॉइंट, नोट का सेकंड पॉइंट। इफ बी increase the area of wire, then decrease the resistance. एंड वाइस वर्सा कर लेते हैं। वाइस वर्सा का मतलब बच्चों इसके जस्ट उल्टा, ठीक है। चलो, यानी आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ है तो जल्दी से नोट कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करो जल्दी से, वीडियो को पॉज करते हुए जल्दी से लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी आपने देखा कि लेंथ को अगर हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, अगर लेंथ को आप घटाते हो तो रेजिस्टेंस घट जाता है। बहुत बच्चे बोलते थे कि सर फिजिक्स से डर लगता है। अरे फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस पढ़ाने वाला मज़ेदार चाहिए, है ना। चलो तो पढ़ो ना, कितना पढ़ोगे। चलो बच्चों, स्कूल में सिलेबस कंप्लीट नहीं होता और मैं एक साल में इससे जितना महीना होता है ना उतना बार ख़त्म करूँगा। समझ में आया क्या। स्कूल में ख़त्म नहीं होता सिलेबस 10th का, और मैं एक साल में उतना बार कंप्लीट करवाऊँगा जितना साल में मंथ होते हैं। समझा क्या। चलो तो कोई बात नहीं। तो कहेंगे कि आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ाना होता है। अरे फिजिक्स पढ़ाना होता है तो क्या हम तो आधा घंटा भी तो टाइम लेते हैं ना, आधा घंटा या फिर 45 मिनट। और स्कूल तो स्कूल चलता है, स्कूल जैसा, तो टाइमिंग वहाँ ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे सब सब्जेक्ट चल रहा है। तो पर सब्जेक्ट टाइम दिया जाए तो लगभग उतना ही आएगा जितना हमको मिल रहा है, ठीक है। तो बच्चों बस स्कूल में क्या होते हैं, लोग पैसे के पीछे ज़्यादा भागते हैं। पैसा मिल गया, मेरा काम हो गया, उसके बाद पढ़ो लिखो, नहीं पढ़ो ये नहीं होगा, फिर उसके बाद नहीं देखता है। हर स्कूल का यही रीति रिवाज होता है, लेकिन मैं नहीं। हम जो पढ़ाते हैं, हम जो पढ़ाने के लिए उतरे हैं इस सेक्टर में, इस लाइन में, इसके पीछे बहुत घोर रहस्य है। और वो रहस्य को अभी मैं नहीं बताऊँगा भी नहीं। उसमें जब हम क्लास 10th में थे तब मेरे साथ एक बहुत बड़ा ये हुआ था, जो विश्वास करने लायक घटना नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज़बरदस्ती हुआ था। वैसे तो हम जब क्लास 7-8 में थे उसी टाइम से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। 7-8 क्या, उससे भी पहले से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब हम 7-8 में रहते थे तो उसी स्कूल के सेम स्कूल में 4-5 बच्चे को पढ़ाते थे, ठीक। तो बहुत ये हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि हम भी पढ़ाऊँगा, और वही हुआ जो उस दिन मैंने चाहा भी। उससे पहले हम ये भी सोचते थे कि हम रेलवे वगैरह में जाएंगे। भाई रेलवे ये सब अब छोटा लगता है, ये सब कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है ये सब। बच्चों हम जो हैं वो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, जो कि आपका NCERT में क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है देख लेते हैं कहाँ पे दिया है, या इसमें तो हमको खोजना पड़ेगा क्योंकि कहाँ पे क्या दे देता है। सारा साइंस मिला हुआ है ना इसमें। बच्चों देखना क्वेश्चंस क्या कहता है। कहता है ए बायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो अभी क्वेश्चन हमने बताया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ए बायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। What would be the resistance of another buyer of the same material length L/2 and area cross section is 2a? बच्चों क्या कहता है, इस बार लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, बायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है। हमने कितना ओम लिया था? 5 ओम। इसमें 4 ओम दिया। हमने लेंथ को दोगुना एरिया को आधा कर दिया था। इसमें क्या किया, एरिया को बढ़ा दिया, लेंथ को घटा दिया। समझ में आ रहा है क्या? ध्यान सुनना क्या है जो आपका एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। चलो ध्यान देना, ये एग्जाम्पल का है 12.6, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का 12.6। चलो ध्यान देना बच्चों, इसमें क्या कहता है, पेज नंबर हो जाएगा 209। अब यहाँ पे देखना क्या कहता है, एक बायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A और इसके रेजिस्टेंस है बच्चों 4 ओम। कितना ओम है? 4 ओम। बिल्कुल 4 ओम ही है ना। हाँ। और एक अब क्या किया, ये बायर को अब छोटा कर दिया। छोटा करने से क्या हो गया कि लेंथ जो हो गया वो दोगुना हो गया। सॉरी, लेंथ दोगुना नहीं, लेंथ तो हाफ हो जाएगा ना। लेंथ को हाफ कर दिया गया और एरिया को दोगुना कर दिया गया। क्यों? इसको छोटा करोगे ना, इसको दबा दिया। अब दबा दिया बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनना यार, जब इसको दबा दिया तो ये क्या हो जाएगा, बायर मोटा हो जाएगा। बायर क्या हो जाएगा? मोटा। तो लीजिए मोटा बना देते हैं। बायर क्या हो गया? मोटा हो गया। अब बायर मोटा हो गया, लेंथ क्या हो गया? आधा हो गया। तब कहता है बताइए अभी बायर में कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा। बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि R बराबर होता है रो L बाई एरिया, जो कि रो का वैल्यू कांस्टेंट, रो चेंज नहीं किया गया है। जो रो यहाँ पे वही रो यहाँ पे, यानी कि मटेरियल सेम है। यहाँ पे कॉपर तो यहाँ भी कॉपर है, यानी रो का वैल्यू फिक्स है। तो बच्चों R बराबर, R का वैल्यू कितना है? 4 है। तो यहाँ पे हो जाएगा रो L बाई एरिया इज इक्वल टू 4। अब बच्चों इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान देना, सेकंड बायर के लिए R2 का इस्तेमाल कर लो। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? रो L2 बाई A2 हो जाएगा। चलो, तो R2 बराबर रो, तो रो ही रहेगा बच्चों। तो रो L2 का मतलब कितना लेंथ हो गया? L/2 हो गया। तो L/2। A2 का मतलब कितना हो गया बच्चों? 2 गुना, तो 2A। तो R2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 इंटू रो L बाई ए। अब बच्चों रो L बाई ए को कौन नहीं जानता है, जग में कितना है? 4 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो R2 बराबर 1/4 इंटू यहाँ पे रो L बटा एरिया। रो L बटा एरिया कितना है बच्चों? रो L बटा एरिया, रो L बटा एरिया कितना है? 4 है। तो 4, तो R2 बराबर 4/4 यानी कि 1 ओम। कितना ओम आंसर आ गया बच्चों? 1 ओम। क्या घटना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था? कहेंगे घटना चाहिए था। क्यों? हमने अभी बताया ना कि रेजिस्टेंस घटता बढ़ता है। यदि आप लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज करो, लेंथ आप इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर दोगे तो एरिया बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ना और लेंथ का घटना का मतलब रेजिस्टेंस का घट जाना। रेजिस्टेंस घट गया, 4 से 1 ओम आ गया आंसर। कितना ओम आ गया? 4 से 1 ओम आ गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट करें यदि पसंद आया तो, और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जल्द से जल्द आपके पास मेरा वीडियो पहुंच सके और आपको फिजिक्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों आप क्लास 10th में हो, ये बात याद रखना है। उसके बाद आपको 11th और 12th के लिए आपको इस चैनल पे A to Z कॉन्सेप्ट बिना कोई 1 रुपया खर्च किए आपको मिल जाएगा। हर वो चीज मिलेगा जो आपको पढ़ना है। और हाँ, जितना बेस्ट फाउंडेशन इस पे मिलेगा, टारगेट के लिए भी बैच चलाऊंगा मैं इस पे, फाउंडेशन के लिए चल रहा है, और अच्छे तरीके से मैं अपने आप को तैयार करूंगा। इस पे यूट्यूब पे फोकस करूंगा बच्चों। ये वो चीज है जिसके सहारे मैं पूरे
इंडिया के स्टूडेंट्स को कवर कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसके थ्रू मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कवर करना चाहता हूँ जिसको फिजिक्स से डर लगता है और जिसको पैसा का प्रॉब्लम है। तो बच्चों उन सभी का हम संशोधन इसी से करूँगा। तो आई होप मेरा बात आपको समझ में आया होगा और ये लेक्चर्स भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए यहीं तक और मेरे साथ यहाँ तक टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।